and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. And those students who are going to appear in the upcoming APSC Combined Competitive Interview stage, you can join our open session to know how to maximize your performance in the interview. You can contact us on the contact details given below. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about TRP scandal, target rating points scandal. This topic is important from our syllabus, paper 5, ethics and integrity point of view, especially the subtopic media ethics point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देख लेते हैं. आपने भी सुन रखा होगा ये न्यूज़ कि मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है हाल फिलहाल में फॉर देयर अटेम्प्ट रिगार्डिंग मैनिपुलेशन ऑफ TRPs, टारगेट रेटिंग पॉइंट्स, बाय सम टीवी चैनल्स. तो बैकग्राउंड समझते हैं. सबसे पहले इस पूरे न्यूज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि TRP होता क्या है, फिर उसकी रिगिंग कैसे होती है, उसको बाद में देखेंगे. तो देखो, इतना तो आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री इज़ ए मल्टी करोड़ बिजनेस. इतने सारे टीवी चैनल्स आते हैं अलग अलग जोनर के. कोई डेली सोप्स दिखाता है, कोई न्यूज़ चैनल है, कोई म्यूजिक चैनल है. तो नेचुरली वो फ्री में तो हमें दिखा नहीं रहे हैं ये चैनल्स. इनका कुछ तो सोर्स होगा रेवेन्यू का. इनका जो सोर्स है रेवेन्यू का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ एडवर्टीजमेंट. जो इनके चैनल्स के बीच बीच में, इनके प्रोग्राम्स के बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, इस तरह से आप देखते होंगे टीवी पे, वो एडवर्टीजमेंट ही है इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू. और ये एडवर्टीजमेंट आने के लिए एडवर्टीजमेंट में इनका क्या रेट होगा, वो रेट डिसाइड होता ऑन द बेसिस ऑफ TRP. रेट से मतलब समझो, मान लो कोई एक चैनल है, कोई XYZ चैनल है, और अगर उसका TRP रेटिंग ज़्यादा है तो उस पर ऐड दिखाने के लिए इसी पेप्सी कंपनी को ज़्यादा पैसा देना होगा. अगर उसकी TRP रेटिंग कम है तो उस पर ऐड दिखाने के लिए इस पेप्सी कंपनी को पैसा कम देना होगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ TRP रेटिंग डिटरमाइंस द कॉमर्शियल रेट. सो TRP काउंट्स द पॉपुलरिटी ऑफ द चैनल. TRP से वो चैनल कितना पॉपुलर है वो काउंट किया जाता है, और जो चैनल जितना पॉपुलर है उस पर ऐड दिखाने के लिए उतना ही ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. सो इफ द चैनल हैज़ हाई TRP, दैट मीन्स इट विल चार्ज मोर फॉर द कंपनीज टू शो देयर एड्स, एंड दस डिफरेंट चैनल्स कम्पीट ईच अगेंस्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू हैव हाई TRPs. तो अलग अलग चैनल चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा उनको TRP मिले. ज़्यादा TRP मिलेगा तो नेचुरली ऐड से वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे. सो अब जरा देखते हैं कि हाउ दिस TRP इज़ कैलकुलेटेड. तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC. इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 2010 में फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग TRP रेटिंग. ये एक तरह की कंपनी है. इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. और ये कंपनी मिलजुल करके चलाते हैं. जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, जितने भी एड एजेंसीज हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, सब मिल करके ज्वाइंट रूप से इस कंपनी को रन करते हैं, इस कंपनी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को. तो अलग अलग एड कंपनीज हैं, सबको ऐड दिखाना है, तो सब ने मिल करके एक कंपनी बना दी ताकि कोई भी इसमें रिगिंग ना हो, सारा काम इम्पार्शियलिटी से चले. और 2010 में तो इस कंपनी को बना दिया गया ताकि TRP कैलकुलेट किया जा सके कि किस चैनल का कितना डिमांड है, टारगेट रेटिंग पॉइंट कैलकुलेट किया जा सके. 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक प्रॉपर गाइडलाइन भी रिलीज़ की कि व्हाट गाइडलाइन शुड बी फॉलोड बाय दिस एजेंसी BARC इन ऑर्डर टू कैलकुलेट TRP. और तब से इसी गाइडलाइंस के अंतर्गत दिस BARC एजेंसी इज कैलकुलेटिंग TRP. तो जरा मेथड्स को भी ब्रीफली समझ लेते हैं. देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर एक टीवी चैनल्स पे क्या देखा जा रहा है उसको ये BARC काउंट करता है. ये BARC कैसा है, एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, बारोमीटर. और लगभग 45,000 घरों में, फैमिलीज में, इम्पैनल्ड हाउस होल्ड्स में ये बारोमीटर उनके टीवी सेट के अंदर लगाया जाता है. देखो, जाकर के बताया जाता है फैमिलीज़ को कि देखिए हम चाहते हैं कि आपको TRP रेटिंग काउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत इम्पैनल किया जाए. अगर वो अग्री कर जाते हैं तो फिर उनके टीवी सेट में ये बारोमीटर लगा दिया जाता है. तो इस तरीके से कम 45,000 फैमिलीज़
का एक डाटा सेट तैयार किया जाता है। अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये फैमिलीज़ को लिया जाता है। कुछ बहुत हाई एफ्लुएंट फैमिलीज़ को लिया जाता है, कुछ मिडिल क्लास लिया जाता है, कुछ लोअर क्लास लिया जाता है। और ये बार ओ मीटर लगाने से पता चल जाता है कि जो टीवी चल रहा है इस फैमिली के अंदर, उस टीवी पे कौन सा चैनल चल रहा है। तो अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से पता चल जाता है कि अमीर लोग कौन से चैनल को देखना चाहते हैं, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग कौन से चैनल को देखना चाहते हैं। और एक प्रॉपर डाटा रजिस्टर किया जाता है, एक प्रॉपर डेटा निकाली जाती है। सो लुक, एनीवन हु वॉचेज द टेलीविजन फॉर मोर देन अ मिनट इज कंसिडर्ड अ व्यूअर। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने परिवार में बैठ करके कोई पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं, मान लो ये एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। अगर आपने इस एबीपी न्यूज़ पे 1 मिनट से ज़्यादा रुके तो काउंट हो जाएगा कि आज के दिन आपने एबीपी न्यूज़ देखा है एक बार। इस तरीके से जितने भी चैनल को आप 1 मिनट से ज़्यादा रुकेंगे वो काउंट हो जाएगा कि आपने इस चैनल को एक बार देखा। तो इस तरीके से पूरे महीना भर का डाटा निकलेगा। इंटायर मंथ्स डेटा विल बी पब्लिश्ड। इन दिस इंटायर मंथ यू हैव वॉच्ड दिस चैनल दिस मैनी टाइम्स, दिस चैनल दिस मैनी टाइम्स। और इसी तरीके से पूरे 45,000 हाउस होल्ड्स हु हैव बीन इम्पैनल्ड अंडर दिस बार्क मेथोडोलॉजी टू काउंट टीआरपी, उन सब का एक डाटा निकलेगा और उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कौन से चैनल का टीआरपी ज़्यादा है। और टीआरपी के बेसिस पे उसका एड रेट्स डिटरमाइन होगा। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। देखो, मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। खासकर आपको ये न्यूज़ चैनल का नाम एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन टाइम्स नाउ के से एसोसिएटेड कुछ लोगों को अरेस्ट किया है फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन रिगिंग द टीआरपी कैलकुलेशन प्रोसेस। इन लोगों ने जाकर के उन हाउस होल्ड्स के लोगों के साथ मिल करके कुछ रिगिंग कर ली। वो 45,000 जो लोग हैं उनके बार ओ कोड में जाकर के कुछ चेंजेज कर दिए हैं ताकि लोग देखें कोई भी चैनल, दिखे बस एक ही चैनल। तो ये न्यूज़ निकल के आई है, इस कारण से कई सारे मीडिया एजेंसीज के लोग अरेस्ट हो रहे हैं हाल फिलहाल में। आप किसी एक प्रॉपर चैनल का नाम लिखना अवॉइड करना, बट ये न्यूज़ चैनल का नाम ज़्यादातर बार बार आ रहा है इन दिस टीआरपी स्कैंडल। अब ये टीआरपी स्कैंडल्स का सवाल पूछा कैसे जाएगा वो ज़रा समझते। देखिए, डायरेक्ट तो सवाल हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी मीडिया एथिक्स पे सवाल आ जाए। अक्सर एथिक्स इंटीग्रिटी वाले पेपर में, पेपर 5 में मीडिया एथिक्स पे सवाल आता है। सो देयर यू क्रिटिसाइज द रोल ऑफ प्रेजेंट डे मीडिया एज येलो जर्नलिज्म, दे आर ऑलवेज गोइंग टू हैव ट्राई टू हैव मोर एंड मोर टीआरपीज। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न डे मीडिया इज ड्रिवन बाय टीआरपी। सो मॉडर्न डे जर्नलिज्म इज known as TRP driven journalism and this is leading to poor ethical standard of media. Recent TRP scandal is unearthed by Mumbai police is an example। यहाँ पे आप एक लाइन इस तरह से इस करंट केस को लिख सकते हैं। लेकिन आप TRP बेस्ड मीडिया या पुअर एथिकल जर्नलिज्म तो आप कई टाइम से देख ही रहे होंगे। कभी रिया चक्रवर्ती तो कभी कुछ हाउ दे फॉलो द नॉन सेंसिकल थिंग्स and they very conveniently evade some of the important issues of the country. So that is known as poor journalism, that is known as TRP driven journalism, poor ethical standard in journalism। उसी को हम लोग येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं। जब लोग पैसा खा करके पेड न्यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Kilo class submarine gifted by India to Myanmar. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। सबसे पहले देखो, इंडिया ने एक किलो क्लास सबमरीन जिसका नाम है INS सिंधु वीर, वो म्यांमार नेवी को गिफ्ट कर दिया है एज ए पार्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन। और इसके साथ ही म्यांमार नेवी के पास भी है अपनी खुद की सबमरीन हो जाएगी। तो अभी तक म्यांमार नेवी के पास खुद की सबमरीन भी नहीं थी, अब हमने उनको गिफ्ट कर दिया है। ये जो किलो क्लास सबमरीन होता है, हो सकता है हमसे पीटी में सीधा सीधा पूछ लिया जाए किलो क्लास सबमरीन होता क्या है, तो ज़रा ध्यान से समझो। किलो क्लास सबमरीन्स आर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। तो मोस्टली डीजल से चलने वाले ये अटैक सबमरीन्स होते हैं। इनको बनाया था यूएसएसआर ने, रसिया ने। हमने भी इनको खरीदा था यूएसएसआर से ही 1990 से पहले। 1990s में ये किलो क्लास सबमरीन अब बनने बंद हो गए हैं। अब अलग अलग तरह के सबमरीन बनते हैं, अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनते हैं। तो किलो क्लास सबमरीन थोड़े आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, तो इसी कारण से हमने म्यांमार को गिफ्ट कर दिया और म्यांमार के साथ इसी बहाने हमारी थोड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाएगी। अब जरा समझते हैं कि आखिर हमने ये एग्रीमेंट साइन किया क्यों और इंडिया म्यांमार को इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू क्यों अकॉर्ड करता है।
तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। दिस डील इज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू बिल्ड गुड टाइज विथ म्यांमार। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वी वैल्यू म्यांमार सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यांमार इज वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज कंसर्न। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विथ एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विथ एंटायर साउथ ईस्ट एशिया प्लस ईस्ट एशियन कंट्रीज, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशिया से अगर हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो नेचुरली हमें इंडिया म्यांमार के बीच की कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी, बिकॉज म्यांमार इज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड दैट इज वाई म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एज फार एज सक्सेस ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज कंसर्न्ड। तो और इस कारण से हम कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स भी लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि IMT ट्राईलैटरल हाईवे या कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स। ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विल बी सक्सेसफुल और हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखो म्यांमार और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, खासकर अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, वो एरिया काफ़ी रग्ड है। वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स बहती हैं, हिली एरिया है, साथ ही साथ बहुत डेंस फॉरेस्ट भी। और इस कारण से म्यांमार साइड के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स बड़ी आसानी से इंडिया में इंटर कर जाते हैं। इंडिया में क्राइम करके, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, वाइल्ड लाइफ पोचिंग करके वापस म्यांमार में चले जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी इन्फिल्ट्रेटर्स। उसके अलावा कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग ग्रुप, ये सब म्यांमार से ही ऑपरेट करते हैं। तो म्यांमार का जो और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है दैट इज वेरी मच क्रिटिकल एज फार एज इंडिया सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न। और अगर हमें इन सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को लिक्विडेट करना है, ख़त्म करना है, इन वाइल्ड लाइफ पोचर्स को, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को, तो हमें म्यांमार आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है। और अगर हमने म्यांमार के साथ बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड नहीं किए तो हम ये सारे प्रॉब्लम्स कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट विल ऑलवेज फेस सिक्योरिटी क्राइसिस। सो Myanmar is very important country as far as security of Northeast is concerned. तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो देखो नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पुअर कनेक्टिविटी विथ मेनलैंड इंडिया। नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है, जिसको हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर, दैट इज़ वेरी रग्ड एंड वेरी अनइवन टेरेन। और इस कारण से वहाँ पे रोडवेज भी इतने अच्छे नहीं हैं कि हम लोग हेवी इक्विपमेंट्स, हेवी कैपिटल गुड्स को ले जाकर के नॉर्थ ईस्ट में स्टैब्लिश कर सकें। ये एक मेजर कंस्ट्रेंट है जिस कारण से हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज़ को, बिग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं कर पाते हैं। वी नीड टू हैव वाटर वे कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इस कारण से म्यांमार के थ्रू कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। साथ ही साथ मार्केट एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो और इसी कारण से हमने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट कर दिया इस साल मार्च 2020 में। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या IMT ट्राईलैटरल हाईवे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5 अक्टूबर 2020, इसलिए आज के इस एनालिसिस में मैं खाली मेंशन कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज कि बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी थ्रू मेनलैंड इंडिया, it's very important for India to develop good connectivity or good ties with Myanmar in order to have accessibility to the north eastern region। तभी जाकर के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हम सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे, तभी जाकर के उनकी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर कर पाएंगे। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आप और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस किलो क्लास सबमरीन गिफ्ट बाई इंडिया टू म्यांमार। आप लिख सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सागर मिशन। सागर आपको पता ही होगा, अगर आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। खासकर ये इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी है इन द इंडियन ओशन रीजन कि हम जो इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं, जो स्टेट जो इंडियन ओशन में जिनकी बाउंड्री शेयर करते हैं, उनके साथ एक बेहतर टाइज बिल्ड कर सकें विद द की ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन इन ऑर्डर टू कीप चाइना आउट ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस के, PSIR के, ये आपको जानना चाहिए। तो अगर कभी सागर मिशन पे सवाल आ जाए तो आप लिख देना कि किलो क्लास सबमरीन हमने हाल फिलहाल में म्यांमार को गिफ्ट किया है अंडर आवर सागर मिशन। उसके अलावा अगर कभी गुजराल डॉक्ट्रिन पे सवाल आ जाए या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे सवाल आ जाए तो गुजराल डॉक्ट्रिन भी आई होप आप समझते होंगे 1997 की इंडिया की एक इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है दैट टॉक्स अबाउट यूनिलैटरल कंसेशन, यूनिलैटरल गिफ्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रेसिप्रोसिटी। तो गुजराल डॉक्ट्रिन का इंप्लीमेंटेशन का भी एग्जांपल हो सकता है किलो क्लास सबमरीन गिफ्ट बाय इंडिया टू म्यांमार। लेकिन ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स आप सिर्फ पॉल साइंस में लिखना, जनरल स्टडीज़ में लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है।
The next article is taken from economy segment. It is about GST compensation issue. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं. देखो, GST compensation issue को काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन माई न्यूज़ पेपर एनालिसिस ऑफ 12 अक्टूबर 2020. तभी मैंने आपको बोला था कि 42nd GST काउंसिल की जो इशूज़ हैं वो मैंने आज डिस्कस कर लिए, और अब आगे जो भी आउटकम्स आएंगे उसको मैं ब्रीफली बस बता दूंगा. एक बार फिर भी मैं आपको बैकग्राउंड ब्रीफली रिवाइज कराते हुए चलता हूं. जीएसटी कंपनसेशन इशू तो काफ़ी डिटेल में हमने देखा था. आपको पता ही है कि 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आने वाले 5 सालों तक अगर उनको जीएसटी लाने के कारण जो भी लॉस होता है रेवेन्यू में, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 14% एडिशनल रेवेन्यू विल बी कंपनसेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाया था ऑन लग्जरी गुड्स एंड सिन गुड्स. ये सब तो हमने देखा ही था पहले. अब हुआ क्या कि कोविड-19 के कारण इस साल 2020 में जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्ट हो नहीं पाया और ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन भी कम हो गया. तो अब भारत सरकार इस पोजीशन में नहीं है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक और कंपनसेट फॉर द जीएसटी लॉस. तो फिर भारत सरकार ने 42nd जीएसटी काउंसिल में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि टोटल लॉस होने वाला है जीएसटी का इस साल, जीएसटी रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होने वाला है 2,35,000 करोड़ का. उसमें से कोविड-19 के कारण अकेले लॉस हो रहा है 1,38,000 करोड़ का. और ये पैसा तो हम कंपनसेट नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड-19 इटसेल्फ. तो भारत सरकार ने ये कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि देखो 2017 में जब हम जीएसटी लेकर के आए थे तो हमने तो यही कहा था कि जीएसटी के कारण जो लॉस होगा वो हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन ये जो लॉस है 1,38,000 का ये तो कोविड के कारण है, ये हम कंपनसेट नहीं करेंगे. और ये जो रिमेनिंग 97,000 का लॉस है दिस इज बिकॉज ऑफ जीएसटी, ये हम कंपनसेट करेंगे लेकिन वो भी अभी नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है. आप ऐसा करो, स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आप आरबीआई से लोन ले लो और बाद में हम इस लोन का इंटरेस्ट अमाउंट आपको कंपनसेट कर देंगे थ्रू जीएसटी कंपनसेशन सेस. तो इस तरह का ऑप्शन दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को इन 42nd जीएसटी काउंसिल मीट. नेचुरली जिस जिस जगहों पे बीजेपी की सरकार थी, जिन स्टेट्स में 21 स्टेट्स में, उन स्टेट्स ने तो मान लिया, लेकिन 10 स्टेट ऐसे थे, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, जहाँ पे नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया. इन्होंने कहा कि ये तो नॉन फेडरल है, एंटी फेडरल फीचर है, आपने प्रॉमिस किया था कि जीएसटी कंपनसेशन दोगे तो अब दो. तो इन सारे स्टेट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. दे रिजेक्टेड दिस प्रपोजल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन 42nd जीएसटी काउंसिल. और इन लोगों ने इतना अपोज किया कि फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ा, फाइनेंस मिनिस्टर को मानना पड़ा. एंड द करेंट न्यूज़ इज कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री विल टेक लोन ऑफ ₹1.1 लाख करोड़ फ्रॉम आरबीआई. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेगी आरबीआई से और वो देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को. सो दिस लोन विल बी पास्ड ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट. पहले ये क्या प्रपोज कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप सीधा सीधा लोन ले लो आरबीआई से, हम बाद में इसका इंटरेस्ट चुका देंगे थ्रू कंपनसेशन सेस. इन लोगों ने, इन 10 स्टेट्स ने मानने से इनकार कर दिया था. सो नाउ दिस विल बी द प्रोसीजर. सो ओवरऑल इससे फ़ायदा क्या हुआ? ओवरऑल इससे फ़ायदा ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट्स को के ऊपर डायरेक्ट लाइबिलिटी नहीं होगी इस लोन की. तो द इंटायर लाइबिलिटी इज़ नाउ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या फिजिकल डेफिसिट एकाएक से बढ़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो जवाब है नहीं. ये सवाल सीधा सीधा आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना. कम से कम अगले साल यूपीएससी में तो जरूर आएगा कि क्या इस जीएसटी कंपनसेशन लोन के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया? आंसर इज नो. रीज़न बीइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लेकर के वापस से स्टेट गवर्नमेंट्स को पास ऑन कर दिया है. तो एक हाथ से लोन लिया है, दूसरे हाथ से लोन पास कर दिया है. तो इस कारण से ये ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट में इट विल बी काउंटेड एज जीरो. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जितना सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है, लेकिन जो लोन ले करके अगर वो लोन उसने पास कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, सो दिस विल बी हैव ओवरऑल जीरो इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डेफिसिट. The next article is taken from Assam segment. It is about Pradhan Mantri Urja Ganga. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं. तो देखो, गेल कंपनी है, आपको पता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो एक पाइपलाइन बिछा रही है फ्रॉम बरौनी, दैट इज़ इन बिहार, टू गुवाहाटी. ये गैस पाइपलाइन है बरौनी से गुवाहाटी तक. तो देखो, ये है गैस पाइपलाइन. यहाँ पे कहीं पे है बरौनी, बिहार में एक जगह है, और वहाँ से ये गैस पाइपलाइन को गुवाहाटी तक बिछाएगी ये गेल कंपनी.
और ओवरऑल ये जो गैस पाइपलाइन है ना, दिस इज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। तो ओवरऑल ये है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, राइट फ्रॉम ये पारादीप इन उड़ीसा से ये हल्दिया, ये दूसरा टर्मिनल है हल्दिया कोलकाता टर्मिनल, और ये पारादीप धामरा टर्मिनल इन उड़ीसा, इन सबको ये कनेक्ट कर रहा है विथ फूलपुर एंड जगदीशपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पाइपलाइन को का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। इसकी टोटल लेंथ है 2540 किलोमीटर। तो इसको आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। अब इसी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा में ये जो बरौनी वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस बरौनी वाले एरिया से एक पाइपलाइन बिछा रहा है गेल। ये है बरौनी वाला एरिया, यहाँ से एक पाइपलाइन बिछा रहा है जो गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। और गुवाहाटी से वापस से गेल को ही काम दिया गया है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का। तो गुवाहाटी सिटी से वापस से नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स हैं उन सब में गैस पाइपलाइन पहुंचाने का काम दिया गया है गेल को। तो ये जो पाइपलाइन है ये गेल बिछा रहा है, ठीक है, बरौनी टू गुवाहाटी पाइपलाइन। यहाँ से बरौनी से यहाँ आएगा नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, और गुवाहाटी से फिर बाकी सारे गैस ग्रिड्स को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यही पहुँचाएगा गेल। और दूसरा प्रोजेक्ट है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का, दूसरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का। तो वो गेल का अपना प्रोजेक्ट है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का अपना एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो इस पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कैसा, ये पारादीप से ये पाइपलाइन जो होगी वो जगदीशपुर होते हुए गुवाहाटी से होते हुए नुमालीगढ़ तक जाएगी। और ये पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन प्रोजेक्ट ला रहा है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इट इज़ पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। लास्ट ईयर आपको याद होगा असम सरकार ने कहा था कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को एक्सपैंड किया जाएगा। एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है ऑफ ₹22,000 करोड़, जिसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ा दी जाएगी, फ्रॉम 3 MMTPA मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम टू 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। तो ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट उसी ओवरऑल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, राइट फ्रॉम पारादीप टू नुमालीगढ़। अब न्यूज़ ये है कि देखो गुवाहाटी से लेकर के बरौनी तक का तो पाइपलाइन एरिया कॉमन हो गया ना, गेल भी गुवाहाटी से बरौनी तक पाइपलाइन बिछा रहा है, और अब नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भी ये बरौनी से लेकर के गुवाहाटी तक पाइपलाइन बिछाएगा। तो ये जो गुवाहाटी से बरौनी तक का पाइपलाइन है दैट इज़ अबाउट 550 किलोमीटर, ये अब दोनों मिल करके ज्वाइंट तरीके से बिछाएंगे। मतलब ये जो बीच का पाइपलाइन है ये दोनों ही कंपनियां इस्तेमाल करेंगी, गेल भी इस्तेमाल करेगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भी इस्तेमाल करेगा। और यही है न्यूज़ आर्टिकल कि बोथ दीज कंपनीज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड गेल हैव साइंड अ राइट टू यूज ROU अग्रीमेंट। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पाइपलाइंस आपको याद रखना है कि कौन सी पाइपलाइन कौन कंपनी बिछा रही है और किसका काम क्या है। सो इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today will cover topic number 109 to 111. Topic number 109 is about Digboi city. It is known as oil city of Assam. The first oil well in Asia was discovered here. First refinery was started here in 1901. World's oldest oil well operation in operation is located here. ध्यान रखना, सबसे पहला ऑयल वेल यहाँ नहीं मिला था, वो मिला था US स्टेट्स विले में, लेकिन यहाँ का जो ऑयल वेल है दुनिया का अभी तक ऑपरेशन में रहने वाला ओल्डेस्ट ऑयल वेल है। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 109. टॉपिक नंबर 110 इज अबाउट नंबर ऑफ राइनोज इन Assam. So as per rhinoz census 2018 released by Assam Forest Department, there are 2,645 rhinos in Assam. Please attempt this question that is based on topic number 110. Topic number 111 is about state song of Assam. So state song of Assam is O Moor Opunor Des, and Sri Lakshmi Nath Besborua Sahab wrote it. Please attempt this question that is based on topic number 111. This is the answer of question number topic number 106 to 108. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट वाज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट. ऑफ कोर्स इट इज पब्लिश्ड बाय UNCTAD. So this statement is right, but second statement is wrong. It is not a specialized agency of United Nations. I had shared a list of 17 specialized agency of United Nations and UNCTAD was not
in it. So the correct answer will be option A. The second question was regarding United Nations Human Rights Commission. It was established in 1945. It is wrong because it was established in 2006. It has total 47 members. This is right. So the correct answer will be option B. Third question was regarding Muddumalai National Park. So Muddumalai Tiger Reserve. We had seen it is in Tamil Nadu. Silent Valley is in Kerala, and Mukurtu National Park is again in Tamil Nadu. So the correctly matched option is only B. The correct answer will be 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.